गृह अमृता। दिल्ली में सुबह के 7:30 बजे एक छोटा सा घर न तो ज्यादा बड़ा था न तो ज्यादा छोटा था। घर के बाहर छोटा सा गार्डन था जिसमें तरह तरह के फूल पौधे लगे हुए था। गार्डन को देखकर लग रहा था उसकी देखभाल बहुत अच्छी तरह से होती होगी। घर में एक तरफ किचन था तो कर तरफ ऊपर जाने की सीढ़ियां। एक लड़की को किचन का काम खत्म करके जल्दी जल्दी ऊपर जा रही थी। वो लड़की चलते हुए ऊपर गई और एक रूम के पास जाके एक सांस छोड़कर रूम के अंदर चली गई। रूम में जाके वह लड़की बेड पर देखा तो एक लड़की सिकुड़ कर सो रही थी। तो वो लड़की बेड से सोई लड़की के ऊपर से चादर खींचते हुए बोली, छोटी छोटी उठा जा, मुझे लेट हो रहा है, जल्दी से उठा जा नहीं तो कॉलेज के लिए लेट हो जाएगा। मैंने नाश्ता बना दिया है तो कर लेना, मैं जा रही हूँ। अल्पविराम डॉट दी अभी थोड़ी देर और सो जाने दो ना, अभी कॉलेज के लिए टाइम है। इतना कहकर वो लड़की अपनी दी को खींचकर बेड पर बैठाकर उसके गोद में अपना सर रखकर फिर से सोने लगी। अदा मुझे लेट हो रहा है, बच्चा हॉस्पिटल से कॉल आया था, एक इमरजेंसी केस आया है। बड़ी लड़की अदा का बाल सहलाते हुए बोली। अल्पविराम डॉट दी यार सुबह तो आपको मेरे लिए टाइम मिलता है, अब इसमें भी आपको जल्दी जाना है। अदा झल्लाते हुए बोली। नहीं छोटी, ऐसा नहीं बोलते हैं, देख मेरे जाने से किसी की जिंदगी बच सकती है और फिर आज शाम को मैं पक्का जल्दी आऊंगी और तुझे शॉपिंग पे लेके चलूंगी। लड़की बोली। पक्का आप जल्दी आके मुझे शॉपिंग पे लेके चलोगे? अदा चहकते हुए बोली। हाँ पक्का बच्चा, जल्दी आऊंगी, अब तुम भी जल्दी से तैयार हो जाओ नहीं तो कॉलेज के लिए लेट हो आएगी। मैंने नाश्ता बना दिया है, किचन में है, बिना नाश्ता किए नहीं जाना, अब मैं चली हूँ। इतना कहकर वो लड़की अदा के सर पे किस किया और रूम से निकल गई। चल बेटा, अदा दी तो गई, अब तो भी तैयार हो जा, यहाँ बोर होने से अच्छा है तो प्रिया के घर जाके उसे ड्रॉप कर ले। कहते कहते अदा कोबोर्ड से अपने कपड़े निकालकर बाथरूम में चली गई। इधर वो लड़की अपनी कार ड्राइव करके एक हॉस्पिटल के आगे कार रोक कर निकली तो गार्ड जल्दी से जाकर बोला, नमस्ते बिटिया, बिटिया कार की आज चाबी मुझे दे दो, इमरजेंसी केस आया हुआ है, आप जल्दी से जाओ। कितनी बार कहा है काका, अपने यू हाथ आशीर्वाद के लिए उठाया कीजिए ना कि हाथ जोड़ने के लिए। वो लड़की गार्ड का हाथ नीचे करते हुए बोली। अच्छा ठीक है, जैसा आप कहो, अच्छा अब जल्दी से जाए, गार्ड ने कहा। तो वो लड़की अपना सर हिलाकर हॉस्पिटल के अंदर चली गई। वो लड़की जैसे जैसे बढ़ रही थी वैसे वैसे सब उसके आगे अपना सर झुकाते कर रहे थे। वो लड़की जा ही रही थी तभी एक लड़का जल्दी से उस लड़की के पास आया और बोला, गुड मॉर्निंग डॉक्टर अमृता, अच्छा हुआ आप आ गई, जल्दी चलिए। गुड मॉर्निंग डॉक्टर नील, लेकिन मुझे पहले पेशेंट का फाइल देखना है। अमृता अपने केबिन की तरफ जाते हुए बोली। हाँ सब पहले से आपके केबिन में रखा दिया गया है, पेशेंट की हालत बहुत क्रिटिकल है, नील परेशान होते हुए बोला। नील का बात का अमृता कोई जवाब नहीं दिया और अपने केबिन में चली गई। ये है अमृता अरोड़ा, हमारे कहानी की हीरोइन, जिसकी उम्र 25 साल है पेशे से एक डॉक्टर, अपनी उम्र से ज्यादा तजुर्बा है। आज तक इन्होंने जितने भी केस हैंडल किए हैं सब सक्सेसफुल रहा है। देखने में किसी परी से कम नहीं है, बड़ी बड़ी भूरी आंखें, बड़ी बड़ी पलकें, छोटी से नाक, जिस नाक की नथनी बखूबी बढ़ा रही थी, पतले होठ जो एकदम गुलाबी और ऊपर से उस पर लगा हल्का पिंक कलर का लिपस्टिक कयामत ढा रही थी। कमर तक आते एकदम ब्लैक काले बाल, हाइट 5 फुट 8 इंच, बदन एकदम से दूध जैसा, ऊपर से लोन सूट फ्रॉक, किसी की भी जान लेने के लिए काफी है। ये शकल से जितनी ही इनोसेंट दिखाती है उतनी ही मैच्योर है। इनके परिवार में सिर्फ ये और इनकी छोटी बहन अदा, जो कि आप मिल ही चुके हैं। अदा बिल्कुल इनसे उल्टा चुलबुल नटखट है, किंतु ये भी दिखाने में अपनी बहन से कम नहीं है। उम्र 21 साल, हाइट 5 फुट 5 इंच, गोरा बदन, आंखें हल्की भूरी, पिंक लिप्स, कंधे से थोड़ा नीचे तक आते बाल, जितनी अमृता मैच्योर उतनी ही ये नटखट है। कुछ देर बाद अमृता अपने केबिन से निकलकर औट की तरफ चली गई। मुंबई में एक 80 महले बिल्डिंग के एक रूम में माहौल गरमाया हुआ था। उस रूम को देखकर लग रहा था कि वहां पर कोई मीटिंग चल रही है, लेकिन फिलहाल वहां पर मरघट का सन्नाटा छाया हुआ था। सबकी सिर्फ सांसें सुनाई दे रहा था, कुछ तो अपनी सांस से रोक कर बैठे हुए थे, क्योंकि मीटिंग के हेड चेयर पर बैठा आदमी किसी सेतन से कम नहीं लग रहा था। तभी सन्नाटे को चीरते हुए एक डरावनी आवाज आई, मैं लास्ट बार कह रहा हूँ, जो कोई भी है मेरे सामने आ जाओ, मैं आसन सजा दूंगा, अदरवाइज मैं सामने लेकर आया तो अंजाम बहुत बुरा होगा। उस डेविल के इतना बोलते ही एक आदमी अपनी चेयर से खड़ा होकर उसके कदमों में गिर के माफी मंगाने लगा। बॉस बॉस, मुझे माफ कर दीजिए, मैं लालच में आ गया था, प्लीज बस एक मौका और दे दीजिए, प्लीज सर प्लीज। वही उस आदमी के सामने आने पर उसे डेविल के फेस पर खतरनाक स्माइल आ गई। वो अपना पैर से जोर से झटक दिया, वो लड़का कुछ दूरी पे जाके गिरा। वही केबिन में सबकी हालत खराब हो गई थी। चटू अक्ष मल्होत्रा। हेड चेयर पर बैठा आदमी उस आदमी को इस तरह से गिड़गिड़ाते हुए देख उसके फेस पर डेविल स्माइल आ है। वो झटके से अपना पैर झटक कर खींचा तो आदमी कुछ दूर जाकर गिरा और ये देखकर केबिन में बैठे सभी एम्प्लॉय की सांसें अटक गई। सब अपनी चेयर से उठकर जल्दी से एक साइड खड़े हो है। सभी का पैर डर के मारे कांप रहा था, लेकिन बोलने की हिम्मत किसी में नहीं थी। वो आदमी जो दूर जाकर गिरा था वो एक बार फिर से उठकर उस आदमी के पास आते हुए बोला,
बॉस बॉस प्लीज बस एक मौका और दे दीजिए मुझे। वो इससे आगे कुछ बोलता कि तभी गोली चलाने की आवाज आई। सबकी सांसें मोनो थम सा गया और उस आदमी की बॉडी जमीन पर धड़ाम से का गिरी। खून की चिट उस डेविल के साथ साथ सभी के ऊपर जा गिरा। तभी वो आदमी अपनी गन टेबल पर रखकर अपनी फेस टिश्यू पेपर से साफ करते हुए अपनी सर्द आवाज में बोला, ब्लडी फ्यूक। अक्ष मल्होत्रा के डिजन डिक्शनरी में माफी और मौका नहीं मिलता, अंडरस्टैंड। ये बात सब एम्प्लॉय को देखकर कहा। उसकी आवाज सुनकर सब एम्प्लॉय अपनी कपटी हुई आवाज में बोले, अंडरस्टूड। क्लीन द मेंस। इतना बोलकर वो अक्ष उठकर केविन से निकल गया। उसके जाए सब गहरी सांस लेकर जैसे ही बाहर जाने को हुए तभी भागते हुए कोई केविन में एंटर हुए और एक नज़र सब एम्प्लॉय के देखा तो सबना में अपना सर हिलाकर जमीन की तरफ इशारा किया तो आदमी एक नज़र बॉडी को देखकर जल्दी से केविन से बाहर निकलकर अक्ष के केबिन की तरफ चला गया। ये है अक्ष मल्होत्रा, हमारा हीरो, दुनिया के नंबर 1 बिजनेसमैन और अंडरवर्ल्ड के किंग। किंतु अभी अंडरवर्ल्ड किंग को कोई भी देखा नहीं है। अक्ष मल्होत्रा अपने आप में ही एक ब्रांड है। हाइट 6 फीट 6 इंच, गोरा बदन, तीखी नाक, पतले होंठ, मस्कुलर एट पैग एब्स, लड़कियों से एकदम दूर रहने वाले। कुल मिलाकर ये अच्छे अच्छे मॉडलों को भी पीछे छोड़ दे। किंतु और उतना ही खतरनाक, बात बात पर गुस्सा, छोटी सी गलती पर भी किसी की भी जान ले लुक में जितना ही गोचर और उनका उतना ही डेविल है। ये मान के चलो शैतान का दूसरा रूप, किंतु कुछ लोगों के लिए एक सॉफ्ट भी है। वो आदमी भागते हुए अक्ष के केबिन में आया तो देखा अक्ष आराम से लैपटॉप में काम कर रहा है। ये देखकर वो गहरी सांस लिया और केबिन के अंदर आया तो अक्ष बिना उसे देखे बोला, कितनी बार कहा है निखिल, बिना मेरे परमिशन के मेरे केबिन में मत आया कर। और मैं भी कितनी बार कहा है, तेरा ये रूल सब के लिए है, मेरे लिए नहीं। निखिल अक्ष के पास आते हुए बोला। किंतु तभी उसकी नज़र उसके हाथ पर पड़ी तो उसकी आंखें बड़ी हो गई और जल्दी से इसके पास जाकर उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, मैंने सोचा इतना खून देखकर तेरा गुस्सा शांत हो गया होगा, किंतु नहीं, एक बार फिर से तू मुझे गलत साबित कर दिया। किंतु अक्ष को तो जैसे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। वो एक हाथ से अभी भी लैपटॉप पर काम कर रहा था। ये देखकर निखिल को गुस्सा आया। निखिल अक्ष का लैपटॉप खींचकर बंद करके अपने दांत पिसते हुए बोला, तुझे मेरी बात सुनाई भी दे रहा है कि नहीं, देख कितना ज्यादा खून बह गया है। इतना कहकर निखिल अक्ष को उठाने लगा, किंतु अक्ष अभी भी अपनी जगह से नहीं हिला तो निखिल जल्दी जल्दी टेबल के डोर खोल कर कुछ ढूंढने लगा और फाइनली उसे एक सीसी मिले तो निखिल जल्दी से सीसी को खोलकर एक गोली निकलकर अक्ष के मुंह में डालकर पानी पिलाया और जल्दी से फास्ट एड बॉक्स लेकर आया तो देखा अक्ष अपने खून से सने हाथ को देख रहा था तो निखिल जल्दी से आया और उसका हाथ पकड़कर खून को साफ करने लगा। कुछ देर में निखिल अक्ष की हाथ की पट्टी कर दी और अपना सर उठाकर अक्ष को देखा तो पाया अक्ष अपना सर चेयर से टिकाकर अपनी आंखें बंद किया हुआ है। उसे फेस पर कोई भाव नहीं थे। निखिल वैसे ही छोड़कर अपना हाथ वॉश करने चला गया। कुछ देर बाद निखिल आया और अक्ष के सामने वाले चेयर पर बैठकर अक्ष को देखे लगा तो अक्ष अपनी आंखें बंद किए ही बोला, ये से देखा, मुझे बंद कर, और मैं जो काम तुझे दिया था वो हुआ कि नहीं? तो तू बता, कैसे देखूं तुझे, तू इतना लापरवाह कैसे हो सकता है? निखिल अक्ष को घूरते हुए बोला, मुझे कुछ नहीं हुआ है और काम हुआ कि नहीं? अक्ष इस बार अपनी आंखें खोलकर अपनी सर्द आवाज में बोला। निखिल तो अक्ष की आंखें देखकर ही चुप हो गया क्योंकि अक्ष की आंखें एकदम से लाल हो गई थी। तो निखिल बोला, दिल्ली में एक डॉक्टर अमृता है, आज तक इन्होंने जो भी केस लिए हैं सब अब तक सक्सेसफुल रहा। कम उम्र में ही उन्होंने अपने ज्यादा नाम बना लिया है, मैंने ईमेल भेज दिया है। इतना कहकर निखिल चुप हो गया, फिर धीरे से बोला, तू जब से सिंगापुर से आया है घर पर नहीं गया? गई लगातार ऑफिस में काम कर रहा है, दादी का कॉल आया था। अक्ष फिर भी कुछ नहीं बोला तो निखिल फिर से बोला, तो मैं क्या बोलूं दादी से? हम इतना बोलकर अक्ष फिर से लैपटॉप में काम करने लगा तो और अक्ष का हाँ सुनकर निखिल खुश होकर बोला, ठीक है तो फिर तू अपना काम कर, मैं चला। इतना कहकर निखिल केबिन से निकल गया। च 3 यस बेबी। अक्ष की हाँ सुनकर निखिल हो गया और उठकर अक्ष को साइड हक करके केबिन से निकल गया। अक्ष इरिटेशन भरी नजरों से निखिल को देखने लगा किंतु निखिल बिना उस पर ध्यान दिए केबिन से निकल गया। केबिन से बाहर जाकर निखिल अपने सीने पर हाथ रखकर एक गहरी सांस छोड़कर अपने आप से बोला, हे गॉड, आज तो बच गया, नहीं तो शैतान आज पक्का मुझे खाने की मूड में था। निखिल ये है अक्ष की जिगरी दोस्त जिसे अक्ष अपने भाई से कम नहीं मानता है। हाँ वो बात अलग है, वो जताता नहीं है, ये भी दिखने में कम नहीं है, लेकिन हमारे हीरो से कम है। निखिल बराबर रहा था अपने में कि तभी अक्ष का असिस्टेंट रोहित आया और निखिल को अपने आप से बातें करता देख अजीब तरह से देखने लगा। तभी निखिल की नज़र उस पर बड़ी, उसे देखकर निखिल अपने भौहें चढ़ाकर देखने लगा, जिससे रोहित हड़बड़ा कर बोला, वो सर बॉस से पूछना था वो कब निकलने वाले हैं? कैंसल कर दो, तुम्हारे बॉस कहीं नहीं जा रहे हैं। निखिल के कंधे पर अपने हाथ रखकर बोला और उसे अपने साथ ले जाने लगा। दिल्ली में 7 बज चुके थे। अदा तैयार होकर बैठी थी लेकिन अमृता का कहीं आता पता नहीं था।
9 बजे अमृत की कार घर के अंदर पार्क करके अंदर जाती है। हॉल में कोई नहीं था। अमृत गहरी सांस लेकर जाके अदा की रूम की तरफ बढ़े तो देखा डोर अंदर से बंद था। अमृत अपने रूम में जाकर एक्स्ट्रा की लेकर आई। डोर को ओपन करके रूम में आई तो देखा अदा पूरा सर से पांव तक चादर तानकर सो रही थी, किंतु ये सिर्फ दिखाने के लिए था क्योंकि रूम की लाइट चालू थी। बेबी, क्या तुमने हमारा प्लान कैंसिल कर दिया क्या? अमृत बोली, लेकिन अदा ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। क्या हुआ, नहीं जाना है क्या शॉपिंग में? अमृता कहकर चादर को हटाने लगाई तो अदा अपनी चादर को और तेज से पकड़ लिया। ओफो, लगता है कोई आज मुझसे ज्यादा नाराज है। ठीक है, कोई बात नहीं, वैसे भी कल तो मैं जा रही हूँ मुंबई, एक अर्जेंट केस आया है। अमृता का इतना कहना था कि अदा उठाकर अमृता को पकड़कर कस के हक कर लिया। अदा के रिएक्शन से अमृता के फेस पर स्माइल आ गई और बोली, अभी तो कोई मुझे से नाराज था। नहीं, मैं नहीं हूँ कोई नाराज आपसे, लेकिन प्लीज आप कहीं मत जाना मुझे छोड़कर। अदा भराए गले से बोली, बच्चा नहीं बेबी, आप रोक क्यों रहे हो? और ऐसा तो पहली बार थोड़ी ना हुआ है। अमृत अदा का फेस सामने करते हुए बोला तो देखा अदा के आंखों से आंसू निकल रहे हैं। नहीं, आप कहीं नहीं जाओगी, मुझे और कुछ नहीं सुनना है बस, अदा जिद करते हुए बोली। अच्छा ठीक है, हम इस बारे में बात नहीं करते हैं, ओके? तो अदा अपना सर हाँ में हिलाता तो अमृता आगे बोली, भूख लगी बेबी को बहुत जोर से, लेकिन हमारा प्लान कैंसिल हो गया। अदा अपना पेट पकड़ते हुए बोली, किसने बोला हमारा प्लान कैंसिल हो गया है? जल्दी से तैयार हो जाओ। अमृत बोलकर अपने रूम में चली गई। कुछ देर बाद दोनों बहन एक मॉल के अंदर अपना शॉपिंग कर रही थी। एक्चुअली शॉपिंग सिर्फ अदा कर रही थी, अमृत तो अपने मोबाइल में बिजी थी। दी, ये देखो ना, अच्छा लगा रहा है। अदा बोली तो अमृत बिना देखे बोली, ये इस बेबी सब अच्छा है। दी, आपको जब मेरे वुडव जीजू के सौतन में ही बिजी रहना था तो आप मुझे ये पर क्या करने के लिए लाए हो? अदा की बात सुनकर वहां की स्टाफ उसे अजीब तरह से देखने लगी, किंतु अमृता पर कोई असर नहीं हुआ। ये देखकर अदा और झल्ला गई। क्या है, आप लोग मुझे क्यों इस तरह से देख रहे हो? वहां पर आपको दिखाई नहीं दे रहा है मेरी दी जब से आई है उसी के साथ बिजी है? अदा झल्लाते सब स्टाफ से बोली। बच्चा, क्या तुम्हारी शॉपिंग हो है? अमृत बोला। अमृत की बात पर अदा झल्लाते हुए बोली, हाँ हो गया, चलिए। इतना कहकर अदा मुंह फुलाकर आगे निकल गई। कुछ देर बाद दोनों फूड एरिया में आके अपना अपना डिनर किया और घर की तरफ निकल गई। मुंबई में रात के 11 बजे मल्होत्रा मेंशन के गेट के आगे एक कार आके रुका तो कार को देखकर गार्ड जल्दी से गेट ओपन किया तो कार मेंशन के अंदर एंटर हुआ। दोनों तरफ लंबी लंबी पेड़ लगी हुई थी। मेंशन ले एंटर डोर के पास एक वाटर फाउंटेन लगा हुआ था जिसमें लगातार पानी निकल रहा था। कार डोर के पास रुका तो एक गार्ड कार का डोर ओपन किया और अक्ष अपना खतरनाक औरा लिए बाहर निकाला तो सभी गार्ड की जान हलक में आ गई और अपना सर झुकाकर सब सावधान मोड़ में खड़े हो गए। किंतु अक्ष बिना किसी पर ध्यान दिए अंदर चला गया और एक नज़र चारों तरह देख तो पाया सोफे पर कोई 50 साल का एक आदमी बैठा हुआ है, लेकिन अक्ष बिना उस आदमी पर ध्यान दिए आगे बढ़ गए। वो अक्ष को इस तरह से इग्नोर करके जाते हुए देख बोला, माँ इंतजार कर रही है। उस आदमी की बात सुनकर अक्ष 1 मिनट रुका, फिर बिना कोई रिएक्ट करे आगे बढ़ गया। सोफे पर बैठा आदमी देखता रह गया। अक्ष अपने रूम में आया और सीधे बाथरूम में चला गया। कुछ देर बाद अक्ष फ्रेश होकर आया। इस वक्त उसने कैजुअल ब्लैक फुल टी शर्ट और ब्लैक लोवर पहन कर आया और अपने रूम से निकलकर अपने दादी के रूम की तरफ बढ़ गया। 1 वीक अक्ष अपने रूम में जाके फ्रेश होके अपने दादी के रूम की तरफ बढ़ गया। वो दादी के रूम के पास जाके 1 मिनट के लिए रुका, फिर अंदर चला गया। अंदर जाके देख तो दादी बेड पर लेटी थी और पास ही में एक 45 साल की औरत बैठी थी। डोर ओपन होने की आवाज़ सुनकर दादी और औरत का ध्यान डोर की तरफ गया तो वो औरत अक्ष को देखकर खड़ी हो गई। अक्ष उस औरत को देखकर जाने को हुए तो दादी बोली, मुझसे मिले बिना ही जा रहा है। दादी की बात सुनकर अक्ष फिर से पलट गया और बिना किसी भाव से अपने दादी के पास आके बैठ गया। ये देखकर वो औरत दादी से बोली, माँ मैं इन्हें देखकर आती हूँ। इतना बोलकर वो औरत बिना दादी की बात सुने जल्दी से रूम से निकल गई। इस औरत के जाने के बाद दादी उठाने लगी तो अक्ष उन्हें उठाने में मदद करके बेड पर बिठाया तो दादी बोली, तुझे हम सब की याद नहीं आती है क्या? अक्ष दादी की बात सुनकर बोला, अब आपकी तबीयत कैसी है? मुझे क्या हुआ है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये से ही एक दिन मर जाऊंगी तब भी तू बस आना और मुझे देखकर चले जाना, दादी इमोशनल पास फेंकते हुए बोली। आप ये से क्यों कह रही? अक्ष की बात सुनकर दादी बोली, तो मैं और क्या कहूँ, बोल तू कोई बात मानता है क्या मेरा? ठीक है बतिए। ठीक है तो इस बूढ़ी दादी की बात मान ले और कहीं मत जा, दादी बोली। अब आप आराम कीजिए। इतना बोलकर अक्ष दादी को लिटाया और कंबल से कवर करके लाइट डीम करके रूम से बाहर निकल गया। दिल्ली में अदा के रूम में दी, मैंने कहा ना आप कहीं नहीं जा रही, मतलब कहीं नहीं जा रही, अदा जिद करते हुए बोली।
अदा हुआ क्या है तुझे, कभी तो तू ऐसा नहीं किया, फिर अब क्यों, सिर्फ 1 वीक की तो बात है ना। अमृत इस बार थोड़ा सख्ती से बोली। बस आप कहीं नहीं जा रही हो, मुझे एक बार अच्छी फीलिंग नहीं आ रही है। अदा अमृत की कमर को अच्छे से पकड़ते हुए बोल। तुझे तो हर बार यही लगता है। मैंने सीमा आंटी को गांव से बुला लिया है, कल सुबह तक आ जाएगी, बस अब मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी है। अमृत बिना किसी भाव से बोली और अदा के हाथ को अपने कमर से हटाकर उसका सर पिलो पर रखकर रूम से बाहर निकल गई। अमृत के जाते अदा अपना फेस पिलो में छुपा कर रोने लगी। कुछ देर बाद अमृत को डोर धीरे से ओपन हुआ और अदा दबे पांव अमृता के बेड के पास आई तो देखा अमृता सो चुकी थी, तो वो धीरे से बेड पर चढ़कर अमृता के कंबल में घुस गई और उसको हक करके सो गई। कुछ देर बाद अदा की गहरी सांस सुनाई दिया तो अमृता अपनी आंखें खोलकर अदा के सर पर किस किया। इस वक्त उसे फेस पर स्माइल थी। अगली सुबह अमृता अपना सूटकेस लेकर नीचे आई तो देख अदा सीमा आंटी को हक करके धीरे धीरे सिसक रही थी और उनसे बोली रही थी, देख रहे हो आप दी कभी मेरी बात नहीं सुनती है, आप दी को समझाओ ना, वो मुझे छोड़कर कहीं न जाए। मैं हमेशा के लिए नहीं जा रही, तो तुम इस तरह से मेरी शिकायत करना बंद करो, पीछे से अमृता बोली। हाँ तो 1 वीक भी कम नहीं होता है, अदा वैसे ही रोते हुए बोली। अदा की बात का अमृता कोई जवाब नहीं दिया और सीमा आंटी से बोली, आप अपना और इसका ख्याल रखना, मैं अब निकल रही हूँ। हाँ 1 मिनट बिटिया, सीमा आंटी ने कहा और अदा को सोफे पे बिठाकर किचन की तरफ चली गई। तो अमृता अदा को देखते हुए बोली, ज्यादा देर तक बाहर नहीं रहना और सीमा आंटी को परेशान नहीं करना और ड्राइव तो बिल्कुल भी तेज नहीं करना। अल्पविराम। समझ गई, और टाइम से खाना खा लेना और देर रात तक मोबाइल मत चलाना और जल्दी सो जाना। अदा अमृता की बात को बीच में काटकर मुंह बनाते हुए बोली। हम बेटर। अमृता बोली कि सीमा आंटी किचन से दही शक्कर लेकर आए और अमृत को खिलाते हुए बोली, अपना ख्याल रखना और वहां पहुंचकर कॉल कर लेना। हम। अमृता बोली, फिर झुककर सीमा आंटी के पैर चुके अदा को देखा जो उसे की अपनी डब्बी आंखों से उसे ही देख रही थी। अमृता उसके सर पे किस करके कार की तरफ बढ़ गई। दी। अदा बोली। अमृता पलटकर उसे देखा तो अदा भाग कर आए और कस के अमृता को गले लगा लिया और सिसकते हुए बोली, जल्दी से आ जाना। हम। अमृता बोली। तभी टैक्सी ड्राइवर बोला, मैडम चलिए। ड्राइवर की बात सुनकर अदा अमृता से दूर हुई तो अमृत कार में बैठकर निकल गई। अमृता की जाते अदा सीमा आंटी के गले लगकर रोने लगी। देखा आपने, मेरी कोई बात नहीं सुनती है, वो हमेशा मुझे छोड़कर चली जाती है, मम्मा पापा पहले ही मुझे छोड़कर चले गए, दी भी कोई बात नहीं सुनती है। अदा रोते हुए बोल रही थी। सीमा आंटी उसका बाल सहलाते हुए बोली, ये से नहीं रोते बच्चा, बस 1 हफ्ते की तो बात है। आंटी की बात सुनकर भी अदा चुप नहीं हुई। कुछ देर बाद अदा का रोना बंद हुआ तो सीमा आंटी उसको अंदर लेकर गई। सीमा आंटी अमृता की घर की मेड है, लेकिन अदा और अमृता दोनों उन्हें अपने मां का दर्जा दिया है। उनकी उम्र 50 साल है। 5 किस। करीब 2 घंटे के बाद अमृता मुंबई एयरपोर्ट पर पहुंचती है। जब अमृता बाहर निकलती है तो देखती है एक एज आदमी अपने हाथ में उसके नाम का फ्लैग लिए खड़ा था, तो कोयल उसके पास जाके खड़ी हो गई। तो आदमी कोयल का बैग लेकर बोला, मैडम मुझे निखिल सर ने आपको पिक करने के लिए भेजे है, उन्हें एक जरूरी मीटिंग में जाना था तो इसलिए वो नहीं आ पाए। हम। इतना कहकर अमृता जाके कार में बैठ गई। ड्राइवर कार मल्होत्रा मैंशन तरफ मोड़ लिया। मल्होत्रा मैंसन में सब डाइनिंग टेबल पर बैठकर अक्ष का इंतजार कर रहे थे, किंतु अक्ष अभी तक अपने रूम से बाहर नहीं निकाला था। कुछ देर बाद अक्ष आया और सीधे घर से बाहर जाने लगा तो दादी बोली, अक्ष नाश्ता करके जाए। दादी मुझे भूख नहीं है, अक्ष बिना पलते ही बोला। ठीक है जाए। फिर सबकी तरफ देखकर, मैं अपने रूम में जा रही हूँ, मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करे, इतना कहकर दादी उठाने लगी। अक्ष गहरी सांस लेकर डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़ गया। अल्पविराम। और चेयर पर बैठते हुए बोला, आप बैठ जाए। यही बात पहले मान लेता तो मुझे इतना नाटक करने की जरूरत नहीं थी। दादी अपने में फुसफुसाई तो नील जो दादी के बगल में बैठा था वो धीरे से बोला, दादी आपको डर नहीं लगता है क्या? इस डेविल से जब देखो तब गुस्सा में रहता है, पता नहीं इसकी गुस्सा करने वाली कब आएगी। ये डेविल तो मुझे कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन अगर तेरी बात सुन लिया तो तू सोच तेरा क्या होगा, दादी भी फुसफुसाते हुए बोली। डॉक्टर का क्या हुआ? अक्ष खाते हुए बोला। तो निखिल जो अपने मुंह में ठूसा हुआ था वो जल्दी से निगलते हुए बोला, वो मैं ड्राइवर को भेजा है उन्हें लेने के लिए, मुझे एक मीटिंग में जाना था तो इसलिए नहीं जा पाया। निखिल की बात सुनकर अक्ष अपनी नज़र उठाकर उसकी तरफ देखा तो निखिल जल्दी से एक पराठा अपने हाथ में उठाकर खड़े होते हुए बोला, हाँ बस जा ही रहा हूँ, मेरा तो कब का हो गया था। ओके दादी भी। इतना कहकर निखिल बिना किसी की तरफ देखे जल्दी से निकल गया। निखिल को इस तरह से जाता देख अक्ष की बहन जिसका नाम कांची था वो अपना हंसी कंट्रोल नहीं कर पाई और खुलकर हंसने लगी। उसको हंसता देख अक्ष उसकी तरफ देखे कर बोला,
मैंने न्यू डॉक्टर को बुलाया है तो मुझे कोई ना नकुर नहीं चाहिए तुम्हारी। इतना बोलकर अक्ष अपनी चेयर से उठ गया तो कांची भी जल्दी से उठकर बोली, भाई। कांची के बुलाने पर अक्ष रुककर उसकी तरफ देखने लगा तो कांची जल्दी से उसके गले लगकर बोली, आई मिस यू भाई। हम डॉक्टर आ रही है, उन्हें अच्छे से दिखाना। अक्ष कांची के गाल पर हाथ रखते हुए बोला, आप इतना परेशान न हो भाई, सब डॉक्टर ने तो साफ साफ बोल दिया है, मैं बस अब कुछ ही दिन की में हम। कांची अपनी नम आंखों से बोली तो अक्ष उसके होठ पर अपनी उंगली रखकर बोला, सी ये आपको कुछ नहीं होगा बच्चा, ओके हम अब आप आराम करो, मुझे एक मीटिंग में जाना है। और तो कांची अपना सर हाँ में हिलाया। अक्ष उसके सर पे किस करके चला गया। मिस्टर एंड मिसेज मल्होत्रा की आंखें नम हो गई तो दादी दोनों को देखकर बोली, तुम दोनों चिंता ना करो, अक्ष कांची को कुछ नहीं होने देगा। इतना बोलकर दादी भी अपने रूम की तरफ चली गई। क्या अक्ष कभी हमसे बात नहीं करेगा? मिसेज मल्होत्रा अपनी नम आंखों से मिस्टर मल्होत्रा को देखकर बोली। तो मिस्टर मल्होत्रा उनके आंसू साफ करके बोली, सब ठीक हो जाएगा और जल्दी ही हमें अक्ष मिलेगा, तुम चिंता मत करो। कुछ देर बाद अमृत मल्होत्रा के मैंसन डोर पर खड़ी थी, तभी पीछे से निखिल आते हुए बोला, डॉक्टर अमृता आप यहीं पर क्यों खड़ी है, अंदर चलिए। एंड सॉरी आपको लेने नहीं आ पाया, वो एक्चुअली मेरी एक मॉर्निंग थी जिस कारण मैं नहीं आ पाया। वैसे आपको यह आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना? इट्स ओके, आपको इतना फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है और मुझे यहाँ आने में कोई दिक्कत नहीं हुई, अमृत स्माइल करते हुए बोली। दोनों अंदर आए तो हॉल में सभी बैठे थे तो निखिल सब की तरफ देखकर बोला, दादी आंटी अंकल इनसे मिलिए, ये है डॉक्टर अमृता जो अब हमारी कांची को इलाज करने वाली है। और डॉक्टर अमृता ये है हमारी दादी और ये है मिस्टर सुनील मल्होत्रा और ये उनकी पत्नी आंचल मल्होत्रा। तो अमृता सबकी तरफ देखकर अपनी प्यारी सी स्माइल के साथ नमस्ते बोली, और ये है आपकी पेशेंट कांची मल्होत्रा। निखिल ने कांची को देखकर कहा जो एक तक अमृता को ही मुंह खोले देख रही थी। उसको देखकर निखिल जल्दी से हिलाया तो कांची होश में आए और उठकर अमृता की तरफ बढ़ गई। क्या आप एक इंसान ही हो? कांची अमृता के गाल छूटे हुए बोली तो अमृता उसे ही देखने लगी तो कांची जल्दी से बोली, मेरा मतलब आप एक परी के जैसे डोल लग रहे हो, क्या मैं आपको एक बार जोर से हक कर सकती हूँ? अमृता को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, फिर भी उसने हाँ में सर हिलाया तो कांची जल्दी से उसके गले लग गई। कुछ देर बाद कोयल कांची को चेक कर रही थी। कांची आराम से बिस्तर पर लेटी हुई थी। अमृता के फेस पर इस वक्त सीरियस भाव थे। कुछ देर चेक करने के बाद अमृता बोली, आप जो मेडिसिन लेती है वो मुझे दीजिए। तो कांची उठकर ड्रॉर से मेडिसिन लेकर आए और अमृता को दे दिया। दावा को देखकर अमृता की आंख छोटी हो है किंतु फिर अपने आप को नॉर्मल करते हुए बोली, अच्छा अब आप आराम कर, मैं कल आके फिर चेक करती हूँ। इतना बोलकर अमृता दावा लेकर निकल गई और अपने मोबाइल में देखते हुए जा रही थी, तभी वो किसी से टकराए और दोनों को बैलेंस बिगड़ा, दोनों नीचे गिर गए और उनका ओठ आपस में जुड़ गया। ये देखकर अमृता की आंखें बड़ी हो गई। पे फॉर इट मिस वाट एवर। कांची के रूम से निकलकर अमृता अपने मोबाइल में देखते हुए आ रही थी कि तभी वो किसी से टकरा गई। वो शख्स अमृता की कमर को पकड़कर संभालने की कोशिश की किंतु उसका भी बैलेंस बिगड़ा, दोनों एक साथ नीचे गिर गई और अचानक से दोनों के होठ आपस में जुड़ गए। ये देखकर अमृता की आंखें बड़ी हो गई, दोनों के शरीर में जोर से झटका लगा तो अमृता जल्दी से उस शख्स को धक्का देकर साइड में गिरा दिया। अमृता को इस तरह से धक्का देने से उस शख्स की आंखें सर्द हो है। वो उठा और झटके से अमृता के कमर को पकड़कर खुद से सटाकर और एक हाथ उसके सर के पीछे लगाकर उसके होठ पर अपनी होठ रखकर हंसली किस करने लगा। अमृता को तो एक मिनट के लिए शौक लगा किंतु जब उसके ओठों पर दर्द हुआ तो अपनी होश में आई और अक्ष को खुद से दूर करने लगी किंतु अमृता अक्ष को टच से मस नहीं कर पाई, बल्कि उसे और ज्यादा गुस्सा आने लगा और उसने अमृता के होठ पर जोर जोर से बाइट करने लगा जिससे अब अमृता के होठ से खून निकलना स्टार्ट हो गया। ब्लड का टेस्ट आते ही अक्ष की आंखें बंद होने लगी और उसका अमृता पर से अपनी पकड़ ढीला होने लगा, जिसका फायदा उठाकर अमृता अक्ष को अपनी पूरा जोर लगाकर धक्का देकर खींचकर एक थप्पड़ अक्ष को जड़ दिया। अक्ष का फेस एक तरफ झुक गया। अक्ष की तो अमृता अपनी उंगली दिखाकर बेहद गुस्से में बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ये सी घटिया हरकत करने की? तुम। अमृता बोल ही रही थी कि तभी फिर से अक्ष पकड़कर उसके होठ पर अपनी होठ रखकर किस करने लगा। अमृता उसके सीने पर मरने लगी किंतु अक्ष छोड़ तब न। करीब 15 मिनट बाद अक्ष अमृता को छोड़ा तो अमृता गहरी गहरी सांसें लेकर एक बार फिर से अपना हाथ अक्ष को मरने के लिए उठा तो अक्ष उसका हाथ पकड़कर उसकी कमर पर लगाते हुए खुद से सटाकर संत मगर बेहद डरावनी आवाज में बोला, गलती से भी गलती अब ये मत करना नहीं, अभी सिर्फ तुम्हारे बॉडी की एक पार्ट इस तरह से निचोड़ा है, अगली बार हो सके तुम किसी के मुंह दिखने के लायक न रहो मिस वाटेवर जो भी हो। इतना कहकर अक्ष अमृता को छोड़ा तो अमृता जैसे कि कुछ बोलने वाली थी कि तभी उसे कांची की आवाज आई तो अमृता जल्दी से अपने होठ से खून को साफ करके अक्ष को घूरते हुए निकल गई। कुछ देर बाद अमृता जो कब से अपनी आंखें से आंसू को आने से रोक रही थी, बाहर आते ही उसके आंखों से आंसू आना स्टार्ट हो गए और अपने आप से बेहद नफरत से बोली,
आई होप कि मैं तुमसे दोबारा कभी न मिली मिस्टर। उधर दादी के रूम में अंचल दादी के पास बैठी थी तो दादी बोली, अंचल कस अमृता के जैसी सुलझी हुई कोई हमारे अक्ष की जिंदगी में भी आ जाए। अंचल दादी के हाँ में हाँ मिलते हुए बोली, हम अब इसे अमृता ही क्यों नहीं हमारे घर की बहू बन जाए। अंचल जी आंखों में चमक लिए बोली, लेकिन क्या पता उसके जिंदगी में पहले से कोई हो। दादी कुछ सोचकर बोली, हाँ माँ, हमें पहले उससे पूछ लेना चाहिए तभी हम कोई कदम आगे बढ़ाएंगे। अंचल झट से बोली। तो दादी भी उसकी बात पर अपना सर हिलाया। वही अक्ष के रूम में अक्ष बाथरूम में सवार के नीचे खड़ा था। उसे सामने बार बार अमृता को उसे थप्पड़ मरना आ रहा था। जब उसे बर्दाश्त नहीं हुआ तो वो जोर से अपना हाथ दीवार पर मारा। उसके हाथों से खून आने लगा किंतु अक्ष पर इसको कोई असर नहीं हुआ। कुछ देर बाद वो बाहर आया और क्लोजेट रूम में जल अपने एक ब्लैक टी शर्ट और ब्लैक ट्राउजर पहनकर बाहर आया और उसकी रूम जुड़े बार की तरफ चला गया और अपना ड्रिंक करते हुए अमृता को याद करते हुए बोला, यू पे फॉर इट मिस व्हाटएवर। दूसरी तरफ अमृता बाहर निकलकर टैक्सी बुक की। कुछ देर में टैक्सी आया तो कोयल उसमें बैठकर अपनी अपार्टमेंट की तरफ चली गई जहां पर वो ठहरी हुई थी। कुछ देर बाद अमृता अपने घर पर पहुंचकर सीधे बाथरूम में चली गई और सवार ऑन करके अपने होंठ को रगड़ने लगी। सवार का पानी उसके ऊपर गिर रहा था। ठंड से कांप रही थी लेकिन उसने अभी ही अपने होंठ को रगड़ना नहीं छोड़ा। अचानक से वो नीचे बैठकर अपना मुंह घुटने में छुपाकर जोर जोर से रोने लगी। कुछ देर बाद जब उसको हल्का महसूस हुआ तो वो उठी और बेहद नफरत से बोली, तुम जैसे के कारण मैं अब अपना आंसू नहीं बहाऊंगी। बस गॉड से प्रे करना तुम दोबारा कभी मेरी सामने मत आना। इतना कहकर अमृता सवार बंद किया और बाथरूम से निकल गई। कुछ देर बाद अमृता अपनी कपड़े चेंज करके आए और बेड पर बैठकर जैसे ही अपना मोबाइल ऑन किया उस पार अदा के 30 मिस कॉल छाप गए। तो अमृता खुद को संत किया, फिर अदा को कॉल बैंड किया। एक ही रिंग में अदा कॉल पिक कर लिया और अमृता के बोलने से पहले बोली, दी आप ठीक तो हो? आप मेरा कॉल पिक क्यों नहीं कर रही थी? दी अब आप कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? तू मुझे कुछ बोलने देगी तो ना मैं बोलूं? अमृता बोली। अमृता की बात सुनकर उधर अदा अपना मुंह बनते हुए बोली, मैंने कब मना किया आपको बोलने से? मैं तो कब से आपका वेट कर रही हूँ आपके बोलने का। अदा की बात पर अमृता अपना सर हिलाया फिर बोली, दिन किया? हाँ और आपने? अदा अमृता को जवाब देते हुई बोली, मैंने भी किया। अमृता बोली, तो आप मेरा कॉल क्यों पिक क्यों नहीं कर रही थी? मैं बाथरूम में थी। अमृता अदा को जवाब दिया। अच्छा दी, आप वहां पर किसकी इलाज करने गए हो? अदा की बात सुनकर अमृता को एक बार फिर से सब याद आ गया। उसकी पकड़ मोबाइल पर कस गई। आज के लिए बस इतना ही, मेरा होने वाला हस्बैंड। अदा की बात सुनकर एक बार फिर से अमृता का गुस्सा भरने लगा। उसकी पकड़ मोबाइल पर कस गई। दीदी क्या हो गया बताओ ना, किसका इलाज करने गए हो आप? मेरी बात तो सुन रहे हो ना? अदा उधर अमृता के कुछ न बोलने पर बोली, हाँ मैं सुन रही हूँ, वो कोई मल्होत्रा कोई है, उन्हीं के बेटी का इलाज करना था। अमृता अपने गुस्से को कंट्रोल करके शांति से बताया। जैसी ही अमृता चुप हुई उधर से अदा की चीखने की आवाज आई। वो हड़बड़ा कर बोली, बच्चा बेबी क्या हुआ तुझे? अदा बोला ना, क्या हुआ तुझे? अदा क्या तू सुन रही है मेरी बात? अमृता घबराहट से बोली। तभी उधरत से फिर से अदा फिर से चीखते हुए बोली, दी हाँ बेटा बोल, क्या हुआ? मैं सुन रही हूँ। अमृता पैनिक होते हुए बोली, अरे दी पहले आप मेरी बात तो सुनो। क्या सच में आप मल्होत्रा मैंसन गए थी? क्या आप अक्ष मल्होत्रा से मिले? दी बताओ ना, क्या आपने उसे देखा? वो कैसा दिखता है? दी क्या आप प्लीज मैंसन का एक फोटो खींचकर मुझे भेज दो? दी आपने मुझे पहले अदा यहाँ मेरी जान निकल लिया तूने, और तुझे अन मल्होत्रा की पड़ी हुई है। अमृता गुस्से से बोली। अल्पविराम डॉट। अच्छा दी अब आप गुस्सा न हो लेकिन प्लीज एक बार बताओ ना, आपने क्या अक्ष मल्होत्रा को देखा? अदा अपनी प्यारी सी आवाज में बोली। इस बार अमृता चिढ़ाते हुए बोली, नहीं, और ये अक्ष मल्होत्रा है कौन जो तू मुझसे पूछ रही है? क्या आप अक्ष मल्होत्रा को नहीं जानती? इसलिए कही हूँ आप अपनी उस सफेद दुनिया से बाहर आके दुनिया देखा कीजिए। अदा दादी अम्मा बनते हुई बोली। 7111 क्यों? क्या वो मेरा होने वाला हस्बैंड है जो मैं उसकी जानकारी अपने पास रखूं? अमृता अपना मुंह बनते हुई बोली। दी का ऐसा हो जाए? अदा ख्यालों में जाते हुई बोली। अच्छा ठीक है, बहुत रात हो चुकी है, अब तुम सो जाओ, गुड नाइट। अमृता बोलकर कॉल काट किया और बैग पर लेट गई। अगली सुबह अमृता मल्होत्रा मेंशन में कांची का रूम में अमृता कांची को चेक कर रही थी। कुछ देर बाद चेक करने के बाद अमृता बोली, कहीं पर पेन तो नहीं हो रहा था ना? तो कांची अपना सरना में हिलाते हुए बोली, नहीं लेकिन बहुत नींद आ रहा है, तो आराम करो। अमृता कांची की बात पर बोली और कुछ देर बाद अपना बैग लेकर रूम से बाहर निकल गई। अमृता हॉल में आई तो वहां पर सब उसका वेट कर रहे थे और अमृता को आते देख आंचल जी ने जल्दी से सोफे से उठकर पूछा, क्या हुआ बेटा, हमारी कांची ठीक तो हो जाएगी ना? हम डरने की कोई बात नहीं है, अमृता ने बोली। फिर निखिल को देखकर बोली,
क्या कांची को जिस डॉक्टर ने चेक किया था वो आ रहे हैं? अमृता की बात सुनकर निखिल हिचकिचाते हुए बोला, वो डॉक्टर दरअसल वो मेरा कॉल पिक नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ उससे कनेक्ट करने की। ठीक है, उन्हें जल्दी ढूंढिए, अमृता ने कहा तो निखिल अपना सर हिलाया। तो अमृता सबकी तरफ देखकर बोली, अच्छा अब मैं चलती हूँ। इतना बोलकर जैसे ही जाने को हुई तो आंचल जी दादी को इशारा किया तो दादी जल्दी से बोली, अमृता बेटा अभी तो आप आए हो, इधर आओ मेरे पास बैठो। दादी की बात सुनकर अमृता को अजीब लगा, फिर भी हिचकिचाते हुए जाके दादी के पास बैठ गई तो दादी प्यार से अमृता के बाल सहलाते हुए बोली, बेटा तुम्हारे परिवार में कौन कौन रहता है? दादी की बात अमृता को अजीब लग रहा था, फिर भी बोली, मैं और मेरी छोटी बहन 11 और आपके मम्मी पापा, दादी फिर से पूछी। दादी की बात सुनकर अमृता बिना किसी भाव से बोली, वो नहीं है, एक एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो गई। अमृता की बात सुनकर सबको अमृता के लिए बुरा लगा तो दादी बोली, सॉरी बेटा मुझे नहीं पता था। नहीं दादी, इसमें सॉरी वाली कोई बात नहीं, अमृता बोली। अमृता की बात पर दादी स्माइल करते हुए बोली, अच्छा तो अब तुम्हारा आगे का क्या प्लान है? क्या दादी, मतलब मैं कुछ समझी नहीं, अमृता दादी की तरफ देखकर बोली। अमृता की बात सुनकर दादी संती से प्यार भरी चाशनी घोलकर बोली, वो मेरा मतलब आप शादी कब करोगी? अभी इसके बारे में कुछ सोचा नहीं है दादी, अमृता बिना किसी भाव से बोली। लेकिन अमृता की बात सुनकर दादी और आंचल एक दूसरे को देखा और खुश होकर दे से हवा में उड़ने लगी। अच्छे आप लोग बैठो, मैं आप सबके लिए चाय लेकर आती हूँ, आंचल जी बोलकर जैसी ही उठाने को हुई अमृता हिचकते हुई बोली, आंटी अगर आप बुरा न माने तो क्या मैं चाय बना दूँ? अमृता की बात सुनकर दादी खुश होकर बोली, क्यों नहीं बेटा, इसे अपना ही घर समझो। दादी की बात सुनकर अमृता एक छोटी सी स्माइल करके किचन की तरफ बढ़ गई। अमृता के जाने के बाद निखिल दोनों को देखकर जल्दी से बोला, अब जल्दी से मुझे बताओ आप लोग मेरे बिना कौन सी खिचड़ी पका रहे हो? निखिल की बात सुनकर दादी और आंचल सकपका गई, फिर दादी जल्दी से नॉर्मल होकर बोली, नलायक तुझे क्या मैं कोई टीवी शो की दादी विलन लगती हूँ जो हमेशा प्लान करती रहूंगी? निखिल आगे कुछ बोलता कि तभी वहां पर एक डरावनी आवाज गूंजी जो बोल रहा था, कैसी प्लान? आवाज सुनकर सब अलर्ट हो गए तो निखिल जल्दी से बोली, अक्ष तुम इतना जल्दी आ गए? निखिल की बात सुनकर सब उसको घूरने लगे तो अक्ष चलकर उसके पास आया और बोला, क्या तुम इतना जल्दी भूल गए? मैंने तुमसे कहा था मुझे डॉक्टर अमृता से मिलना था। किसको मुझे मिलना है? पीछे से एक मीठी आवाज आई। चैट, अक्ष का गुस्सा। अक्ष की बात सुनकर कोई कुछ बोलता कि उससे पहले पीछे से एक मीठी आवाज आई जो बोल रही थी, किसको मुझे से मिलना है? आवाज सुनकर सब उस तरफ देखने लगे जहां पर अमृता अपने हाथों में चाय का ट्राय लेकर खड़ी थी। अक्ष अभी भी नहीं पलटा था तो दादी और आंचल तो अमृता को देखकर खुश हो है और दादी जल्दी से बोली, हाँ बेटा ये है मेरा बड़ा पोता अक्ष मल्होत्रा, इसे तुमसे बात करनी थी, और ना तुम वहां पर क्यों खड़ी हो? दादी की बात सुनकर अमृता एक नज़र उस पीठ को देखकर दादी के पास बढ़ गई। अमृता दादी के पास पहुंचकर ट्राई दादी के आगे करके चाय देने लगी। तब तक अक्ष भी अब सोफे पर बैठ गया, लेकिन अमृता का ध्यान अभी तक उस पर नहीं गया था। वही अक्ष अमृता को देखा तो एक पल के लिए देखता ही रह गया, लेकिन भी खुद को झटक दिया, फिर उसके फेस पर तिरछी स्माइल आ गई। अमृता चाय देते देते अक्ष के पास पहुंची तो अक्ष उसके हाथ जानबूझकर टच करते हुए चाय का कप लिया तो अमृता अपना फेस ऊपर करके देखा और अक्ष को देखकर एक एक पल के लिए हैरान हुई, फिर अपनी पकड़ ट्राई पर कस दी। उसको ये देखकर अक्ष के फेस पर स्माइल आ गई जो अमृता के गुस्से में घी का काम कर रहा था। वो ट्राई लेकर आगे बढ़े तो निखिल स्माइल करते हुए ट्राई से चाय लिया, फिर अक्ष की तरफ देखकर बोला, डॉक्टर ये है अक्ष मल्होत्रा और अक्ष ये है डॉक्टर अमृता जो हमारी कांची का इलाज कर रही थी। अक्ष अपना कप टेबल पर रख कर उठा और बिना किसी भाव से बोला, स्टडी रूम। इतना कहकर अक्ष बिना किसी पर ध्यान दिए निकल गया। अक्ष की बात सुनकर निखिल अमृता से बोला, चलिए, तो अमृता अपना सर हाँ में हिलाकर उसके पीछे चली गई। स्टडी रूम में पहुंचकर निखिल नोट किया तो अक्ष अंदर से कैमिंग बोला तो निखिल और अमृता दोनों अंदर चले गए। अंदर जाके निखिल दे से ही चेयर पर बैठने को हुआ तो अक्ष बिना उसे देखे बोला, गेट लॉस्ट। निखिल बैठते हुए रुक गया, फिर खड़ा होकर अक्ष को घूरने लगा तो अक्ष फिर से बिना उसे देखे बोला, क्या तुमने सुना नहीं? आई सेड गेट लॉस्ट। उसकी इतनी डरावनी आवाज सुनकर निखिल जाने में ही अपना भली समझा। उसके जाने के बाद अमृता खड़ी रही तो अक्ष बिना उसे देखे बोला, सीट डाउन। अक्ष की बात सुनकर अमृता जाके अक्ष के सामने वाली चेयर पर बैठ गई। तब अक्ष अपनी नजर उठाकर उसे देखा, दोनों की नजरें एक हुए। अमृता भी बिना किसी भाव से उसके आंखों में देख रही थी। उसकी निडरता देखकर अक्ष के फेस पर तिरछी स्माइल आ गई। वो बोला, सो मिस डॉक्टर अब कांची की रिपोर्ट कैसी है? उसको स्माइल करता देख अमृता अपनी हाथों की मुट्ठी बना ली और सन से बोली, कल
तक उसकी डिटेल आपको मिल जाएगी, लेकिन उससे पहले मुझे कांची के डॉक्टर से मिलना है। इतना बोलकर अमृता चुप हो है। दोनों में कोई कुछ नहीं बोला, लेकिन अक्ष अपनी क्रीपी नजरों से एक तक अमृता को ही देख रहा था। तो अमृता बिना उसे देखे बोली, मिस्टर मल्होत्रा, अगर आपके सवाल खत्म हो गए हो तो मैं यहाँ से जाना बेहतर समझेंगी। अमृता की बात सुनकर अक्ष अपनी चेयर से उठकर अमृता की तरफ बढ़ते हुए बोला, अभी क्या डॉक्टर साहिबा, अभी तो मैंने कुछ शुरू भी नहीं किया और आप जाने की बात कर रही है। कहते हुए अक्ष जाके अमृता के चेयर के पीछे खड़ा हो गया। अमृता अपनी मुट्ठी कस के बंद कर ली। अब अक्ष धीरे धीरे अमृता के चेयर की तरफ झुकने लगा कि अमृता झटके से खड़ी होकर एक थप्पड़ अक्ष के गाल पर मार के अपने दांत पिसते हुए बोली, डोंट डू दिस, मुझे वो सो कोल्ड अबला नारी समझने की गलती मत करना। अमृता के थप्पड़ मरने से अक्ष का फेस एक तरफ झुक गया था। उसका शरीर गुस्से से कांप रहा था। उसकी आंखों में देर से खून उतर आया। वो झटके से सीधा हुआ और अमृता का गर्दन पकड़ कर धकेलते हुए दीवार से सटा दिया। अमृता की सांसें उखड़ने लगी, किंतु अक्ष बिना रहम किए अपनी हाथों को कसते हुए बोला, मैंने बोला था ना, ये गलती से भी नहीं करना। अब अपनी सांसें छोड़ने के लिए तैयार हो जा। अक्ष के इतनी तेज पकड़ने से अमृता के आंखों से आंसू निकलने लगे। वो अपना पूरा कोशिश कर रही थी अक्ष के हाथ के हटाने की, लेकिन हर तरफ से नाकामयाब रही। अब उसके हाथ ढीले पड़ने लगी थी कि तभी कुछ सोचकर अक्ष झटके से उसकी गर्दन छोड़ दिया। तो अमृता नीचे बैठकर जोर जोर से सांस लेकर खसने लगी। थोड़ी देर बाद अमृता शांत हुई तो अपनी नज़र उठाकर देखा तो पूरे स्टडी रूम में कोई नहीं था। तो अमृता अपने आप को ठीक किया, फिर अपना पर्स लेके रूम से निकल गई। इधर अक्ष अपने रूम में बने सीक्रेट रूम में जाके लगातार पंचिंग कर रहा था। अक्ष के टॉर्चर से वो 5 बॉक्स भी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता और वो भी फट गया। अक्ष के इतना हार्ड पंचिंग करने से अक्ष के हाथों से खून निकल रहा था। क्योंकि अक्ष ग्लव्स नहीं पहना था, लेकिन उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। अपने हाथों के खून को देखकर अक्ष जल्दी से सवार ऑन कर दिया और अपने जेब से एक गोली निकाल कर निगल कर वहीं पर लेट गया। उसके ऊपर सवार का पानी गिरने लगा। इधर अमृता भी बिना बताए किसी को चली गई। चेन्नई, अक्ष और अमृता। अक्ष अपने सीक्रेट रूम में सवार के नीचे पड़ा हुआ था। उसका गुस्सा शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा था। अगर अभी तक अमृता की जगह कोई और होता तो शायद अक्ष की गन की गोली उसके भेजे से पर हो चुकी होती, लेकिन उसके शैतानी दिमाग में कुछ हाल रहा था जिससे वो अपने आप को कंट्रोल कर रहा था। अगली सुबह अमृता उठी और तैयार होकर मल्होत्रा के लिए निकल गई। कुछ देर बाद मल्होत्रा मेंशन के आगे खड़ी थी और उसे ही बिना किसी भाव से देख रही थी। वो एक गहरी सांस लेकर अपनी कदम आगे बढ़ा दी। अंदर आके देखा तो हॉल में कोई भी नहीं थी। उसके एक नज़र पूरे हॉल में दौड़ाया, लेकिन उसे कोई भी नहीं दिखा। फिर आपने हैंड वॉच में देखा तो सुबह के 8:15 बज रहे थे। तो वो अपनी कदम किचन की तरफ बढ़ा दिया। कुछ देर बाद सब आने शुरू हुए और डाइनिंग टेबल पर इकट्ठा हुए। सिर्फ अक्ष को छोड़कर सब एक दूसरे को देखने लगे। आज घर में अलग सी खुशबू फैली हुई थी। तो कांची चहकते हुए बोली, मॉम आज कुछ स्पेशल है, हो मुझे नहीं पता। वे आज स्पेशल तो होगा ही ना, इस घर का लाडला जो निशाते पर आ रहा है। पीछे से आवाज आई। आवाज सुनकर कांची उस तरफ देखी और खुश होते हुए बोली, ब्रो आप आ गए, आपकी कॉलेज ट्रिप खत्म हो गई क्या? कहते हुए कांची का कर उस लड़के के गले मिल गई। अगर नहीं खत्म हुआ होता तो मैं थोड़ी ना यहाँ पर खड़ा हुआ होता तेरे सामने, लड़का कांची के हक बैक करते हुए बोला। उस लड़के की बात सुनकर कांची अपना मुंह बनिया और उससे अलग हो गई। तो दोनों डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़ने लगे। उस लड़के को देखकर दादी बोली, नालायक, तुझे मेरी याद नहीं आया मेरे गले मिल? नहीं मेरी गुलाबो, आपकी याद में देखो ना मैं कितना दुबला हो गया, वो लड़का बोला और जाकर दादी के गले मिल गया। उस लड़के को देखकर मिस्टर मल्होत्रा बोले, ओम तुम्हारा एग्जाम कब से स्टार्ट हो रहा है? आपने पापा की बात सुनकर ओम का मुंह बनाकर बोला, अगले हफ्ते से। कोई कुछ बोलता कि तभी अमृता अपने हाथ में बाउल लेकर आए और डाइनिंग टेबल पर रख दिया। फिर सबकी तरफ देखा तो पाया सब उसी को देख रहे थे। तो वो हिचकिचाते हुए बोली, सॉरी, वो मैंने बिना आपसे पूछे आपके किचन में चली गई। इतना कहकर अमृता अपना सर झुकाकर खड़ी हो गई। अरे कोई बात नहीं बेटा, इसमें सॉरी बोलने वाली कोई बात नहीं है, दादी और अंचल जी साथ में बोली। और वैसे भी एंजल, आपकी वजह से आज हमें कुछ अच्छे खाने को मिलेगा, कांची एक्साइटेड होकर बोली। सबकी बात पर अमृता सबको देखा। फिर जैसे ही सबको सर्व करने को हुई तो ओम बोला, हे ब्यूटीफुल एंजल, क्या आपको इतना हैंडसम सा बॉय नहीं दिखा जो आप इस तरह से मुझे इग्नोर कर रहे हो? ओम अपनी फलाट करते हुए बोला। ओम की बात सुनकर अमृता उसे घूरने लगी तो ओम जल्दी से बोला, ओके चलिए मैं खुद ही अपनी इंट्रोस कर देता हूँ। हेलो माय नेम इज ओम मल्होत्रा, इस घर का सबसे छोटा और लाडला बेटा। हेलो माय नेम इज डॉक्टर अमृता अरोड़ा, कांची की डॉक्टर, अमृता बोली। तो क्या ये पर मेरा कोई चांस है? ओम फ्लर्ट करते हुए बोला, एक। और जैसे ही अमृता कुछ बोलने को हुई वहां पर एक सर्द आवाज गूंजी तो सब अलर्ट होकर बैठ गए। फिलहाल ओम के फेस पर 12 बजे हुए थे। वो जल्दी अपना दांत दिखाते हुए बोला,
कुछ नहीं भाई, वो मैं बस डॉक्टर साहब से कांची की कंडीशन के बारे में पूछ रहा था। फिलहाल तो ये अपना बेकार दांत दिखाना बंद कर, इस बार निखिल बोला। निखिल की बात सुनकर ओम अपना दांत दिखाना बंद करके चुपचाप अपने चेयर पर बैठ गया। अक्ष बिना किसी भाव से एक नज़र अमृता को देखा जो उसे फुल इग्नोर करने की कोशिश कर रही थी, फिर जाके अपनी चेयर पर बैठ गया। भाई आपको पता है आज सारा नाश्ता मेरी एंजल ने अपने हाथों से बनाया है, कांची खुश होकर अक्ष से बोली। कांची की बात सुनकर अक्ष ने एक नज़र पीयूष टेबल को देखा, उस सच में आज घर में अलग से खुशबू फैली हुई थी। गिर अमृता को देखकर बोली, क्या आपकी एंजल को नहीं पता है जब कोई खाना बनाता है तो उसे खुद ही सर्व करना चाहिए। अक्ष की बात सुनकर अमृता उसे देखने लगी जो उसे ही बिना किसी भाव से देख रहा था। वो अपनी नज़र उससे हटाकर सबकी तरफ देखा जो उसे ही अब देख रहे थे। वो अपना गुस्सा कंट्रोल करते हुए उठी और सबको सर्व करने लगी तो कांची बोली, लेकिन भाई आप तो इतनी ऑयल नहीं खाते हैं। कांची का इतना कहना था कि एक सर्वेंट उसके लिए पास्ता लेकर आया और के आगे रख कर चला गया। उसको देखकर अमृता अपनी हाथों की मुट्ठी कस गई। जो अक्ष के नज़रों से बच नहीं पाया, उसको देखकर अक्ष के फेस पर तिरछी स्माइल आ गया को किसी ने देख नहीं पाया। कुछ देर बाद सब अपना अपना नाश्ता करके हॉल में बैठे हुए थे और अमृता के बोलने के इंतजार कर रहे थे। अमृता कांची का रिपोर्ट एक नज़र देखकर फिर सबको देखा और बोली, क्या कांची का डॉक्टर आ रहे हैं। अमृता की बात किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन अक्ष बिना किसी भाव से बैठा हुआ था, इसलिए बाकी सब घरवाले भी शांति से बैठे हुए थे। जी उसे अभी हमारे गार्ड लेकर आ रहे हैं, निखिल अमृता को जवाब दिया। कुछ देर बाद अक्ष के गार्ड कांची के डॉक्टर को लेकर आए तो अमृता चलकर उसके पास आए और बिना किसी भाव से बोली, तो आप है कांची के डॉक्टर। आए आज के लिए बस इतना ही। एंड गाइस, अगर आप लोग मल्होत्रा मेंशन को देखना चाहते हो तो आप लोग मेरे इंस्टा मूव बहुत अच्छा। कुछ देर बाद एक आदमी अंदर आया, उसके पीछे अक्ष के गार्ड थे। वो आदमी चल के अक्ष के पास आया और थोड़ा गुस्सा में बोला, मिस्टर मल्होत्रा ये सब क्या है, आपके गार्ड मेरे साथ ये से पेश क्यों आ रहे हैं। अक्ष कुछ बोलता कि अमृता अपनी जगह से उठी और चल के उसके पास आए और उसे घूरते हुए बोली, क्या आप ही कांची के डॉक्टर है को उसका इलाज कर रहे थे। अमृता के इस तरह से घूरने से डॉक्टर के माथे पर पसीना आने लगा तो वो अपना पसीना पूछते हुए बोला, जी मैं ही डॉक्टर सक्सेना हूँ जो कांची बिटिया का इलाज कर रहा हूँ। उसके इतना बोलते ही अमृता ने खींचकर एक थप्पड़ उसके गाल पर जड़ दिया और अपनी दांत पिसते हुए बोली, तो ये सब क्या है, क्यों कांची की झूठी रिपोर्ट बनाया और दवा के नाम पर उसको जहर दे रहे थे। अमृता इस अवतार में देखकर जहां सब घर वाले शौक में थे वहीं अक्ष के फेस पर स्माइल थी। अमृता थप्पड़ इतना तेज से मारी थी कि डॉक्टर के ओठ के किनारे से खून निकलने लगा था। अमृता की बात सुनकर डॉक्टर अपना घबराहट छुपाते हुए गुस्से से बोला, ये आप क्या बोल रही है और आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे थप्पड़ मारने की। मिस्टर मल्होत्रा क्या है ये सब। वो कुछ आगे बोलता कि तभी फिर से अमृता उसको एक थप्पड़ मारते हुए बोली, इसी तरह से मारा, अब सच सच बोल, क्यों तुमने कांची की झूठी रिपोर्ट निकली। जब सक्सेना ने देखा अब वो पूरी तरह से फंस चुका है तो वो झटके से गार्ड से बंदूक छीनकर अपने सर पर लगाकर बोला, मुझे जाने दो इसे, नहीं तो मैं किसी को नहीं छोड़ दूंगा। उसको ये देखकर सब डर गए, लेकिन अमृता बिना किसी भाव से उसे देख रही थी। वो उसके तरफ बढ़ते हुए गार्ड को देखकर बोली, नहीं उसे जाने दो। उसका इतना बोलना था कि डॉक्टर का ध्यान गार्ड की तरफ चला गया, जिसका फायदा उठाकर अमृता झटके से गन छीन लिया तो गार्ड जल्दी से उसे पकड़ लिया। तो अक्ष एक नज़र गार्ड को देखकर बोला, ले जाओ इसे। अक्ष की बात सुनकर घरवाले कोई कुछ नहीं बोले, गार्ड उसे लेकर चले गए। अमृता को जहां इस रूप में देखकर सब उसे मुंह खोले उसे देख रहे तो वही अक्ष बिना किसी भाव से उसे ही देख रहा था। अमृता पलटी और सबको देखकर बोली, कांची ठीक है, उसके हार्ट में कोई दिक्कत नहीं है, वो एकदम हेल्दी है, बस उसका शरीर थोड़ा सा वीक हो गया है। वो जो दवा खा रही थी उसकी वजह से उसके शरीर में वीकनेस आने लगा था, बाकी मैंने दवा चेंज कर दिया है, कुछ दिन खाएगी तो एकदम ठीक हो जाएगी। अमृता की बात सुनकर सब खुश हो गए। कांची अमृता को गले लगाते हुए बोली, आप सच बोल रहे हो एंजल, मुझे कुछ नहीं हुआ है। तो इतनी देर से क्या मैंने उर्दू में बोला। अमृता कांची का बाल सहलाते हुए बोली। अमृता की बात सुनकर कांची उससे अलग होकर बोली, आप सच में मेरी लाइफ की एंजल हो। अमृता सिर्फ एक स्माइल कर दिया। वाओ एंजल।